उन्होंने धारा 370, 3 तलाक, अन्य आदि जैसे राम मंदिर निर्माण। 2014 में सबसे जो बड़ा मुद्दा था काला धन का था, बेरोजगारी का था। जो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार हम सबको देंगे, काला धन को वापस लाएंगे। और जो महंगाई जो है सिलेंडर के बाद, उसमें होता था कि 600-700 रुपये सिलेंडर था, उसको हम कम करेंगे। डीजल पेट्रोल के दाम जो उसमें 60-65 थे, उसको हम 30-35 कर देंगे। आज इसके स्तर सबको क्या लगता है, बीजेपी सफल हुई है क्या असफल है? यहाँ तक अपने रोजगार, बेरोजगारी या देने के बाद पक्के मकान के तो आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को देंगे 22 तक प्रत्येक व्यक्ति, मतलब 24। नमस्कार, मेरा नाम श्रीकांत भारती है और आप लोग देख रहे हैं DND न्यूज। हमारे साथ मनमोहन तिवारी जी हैं, जो कि पेशे से एक शिक्षक हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, सरकार को लेकर के इनसे कुछ सवाल करेंगे, अपना ये पक्ष रखेंगे जनता की ओर से। इनको क्या सही लगता है, क्या ये जनता जो सरकार की जो नीतियाँ है उसे वो संतुष्ट है? इनसे हम कुछ सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनमोहन तिवारी है और मैं एक शिक्षक के नाते समाज में जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं या जो कुछ अभी वर्तमान दौर में चल रहे हैं उस पर पैनी नज़र रखता हूं और साथ ही अपना विचार व्यक्त करने की एक व्यक्तिगत क्षमता भी रखता हूं। आपको क्या लगता है कि तीसरा बार मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए? अगर हमसे पूछें तो मैं चाहूँगा कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए तीसरी बार भी पूरे जोश के साथ, पूरे मतदान के साथ उनको पुनः संसद में एक बार और चांस देना चाहिए, जिससे कि भारत का सुनहरा भविष्य सुरक्षित हाथ में हो। 2014 में जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, 2019 में जो जारी किया था, उसके हिसाब से क्या लगता है कितना वो धरातल पर उतार पाए अपने मैनिफेस्टो को? वैसे तो आंकड़ों के दृष्टि से मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो घोषणा पत्र उन्होंने, बल्कि घोषणा पत्र ना कहूँ, उन्होंने संकल्प पत्र की बात की और उस संकल्प पत्र के माध्यम से जो कुछ भी उन्होंने धारा 370, 3 तलाक, अन्य आदि जैसे राम मंदिर निर्माण, बहुत सारे ऐसे जो अभी जनधन योजना से लेकर 2014 में सबसे जो बड़ा मुद्दा था काला धन का था, बेरोजगारी का था। जो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार हम सबको देंगे, काला धन को वापस लाएंगे। और जो महंगाई जो है सिलेंडर के बाद, उसमें होता था कि 600-700 रुपये सिलेंडर था, उसको हम कम करेंगे। डीजल पेट्रोल के दाम जो उसमें 60-65 थे, उसको हम 30-35 कर देंगे। आज इसके स्तर सबको क्या लगता है, बीजेपी सफल हुई है क्या असफल है? देखिए, केवल एक खांचे में सरकार को बेरोजगारी के नाम पर, विकास के नाम पर ले लेना ठीक नहीं है। अगर बेरोजगारी की बात की जाती है तो केवल सरकारी योजनाओं के माध्यम से जो नौकरियां मिल रही हैं वहीं बेरोजगारी का मापदंड नहीं है। सरकार ने नए नए उद्यमितों के माध्यम से नए नए रोजगार के अवसर, मुद्रा लोन योजना, अन्य आदि, प्राइवेट सेक्टर की क्यों नहीं चर्चा की जाती? आज प्राइवेट सेक्टर भारत की बैकबोन बनी हुई है, कितने हजारों करोड़ों लोगों को नौकरी दे रही है। क्या इन राजनीतिक दलों ने उनकी कोई गणना रखी है? नहीं, केवल सरकारी आंकड़ों की बात करते हैं। सरकारी आंकड़ों में भी परिवर्तन नौकरियां दी गई है, बल्कि रोजगार मेला लगा करके सरकार ने उनको प्रत्यक्ष रूप से स्टेज पर अपना आंकड़ा जो है सरकार को बताना पड़ेगा ना कि हमने इतना रोजगार दिया है। कोरोना में काफ़ी लोग बेरोजगार हुए थे। हमारा भारत जो है युवाओं का देश माना जाता है और सबसे अधिक बेरोजगारी जो है आज भारत में, कोरोना काल में अधिकतर जो रोजगार में जो लोग थे आज वो बेरोजगार हो गए हैं। तो भारत सरकार को तो देना पड़ेगा कि हमारा जो आंकड़ा है, हमने कितना रोजगार दिया, चाहे वो लोन के माध्यम से दिया हो या फिर डायरेक्ट दिया हो। सरकार ने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियां उसको गुमराह कर रही हैं, उसको सेक्टर वाइज कर रही हैं। सरकार ने बहुत सारे, सबके आंकड़े जो आपके वेबसाइट पर अपलोड हैं, कोई भी उठाकर देख सकता है, लेकिन उसको एकमात्र सरकारी आंकड़े के रूप में देख करके ये जनता के सामने रखना, यानी उसके साथ साथ विकास का दौर भी चला है, लोगों के जो आर्थिक आय हैं वो भी बढ़े हैं। सरकार मुफ्त योजना के अंतर्गत सबको राशन दे रही है। आज घर घर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मर रहा है। कैसे हम कहेंगे कि बेरोजगारी की समस्या और गरीबी है? ये केवल पहले तो चीनी, दाल की राशन, तेल सब मिलता था, वो सब तो बंद हो चुका है। बंद हुआ, लेकिन उससे अच्छा वो एक तरह से एक मुश्त अनाज दे रहे हैं, जिससे कि पहले वो पेट भरने की योजना करें और अन्य संसाधनों से उसकी क्षति। आपको लगता है कि बीजेपी जो सरकार है वो धर्म को लेकर ज़्यादा सक्रिय रहती है, धर्म को लेकर राजनीति करती है? धर्म की तो देखिए, भारत का में जो है धर्म जो है रीढ़ की हड्डी है। प्रत्येक पार्टियां धर्म का उपयोग करती हैं और करना चाहिए,
क्योंकि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं धर्म का भी योगदान है। धर्म का अर्थ कोई जाति पंथ मजहब नहीं होता है, धर्म का अर्थ है राष्ट्र धर्म है। तेजस्वी यादव ने कल एक वीडियो जारी किया जिसमें वो मछली खा रहे थे हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी साथ बैठ के, जिस वीडियो को लेकर के बीजेपी वालों ने बहुत सारा शेयर कर, जो कि अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने भी उस पर एक वीडियो जारी किया और बताया है कि बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। इस पर आप क्या बोलिए? नहीं, निंदनीय है। सार्वजनिक स्थल पर कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें आप करना, आप एक प्रतिनिधि हैं। उन लोगों का आरोप है कि आप नवरात्र में खा रहे हैं। वो जो वीडियो उन्होंने डाला है, उन्होंने बाकायदे उसमें लिखा है कि वो जो वीडियो है वो कब का है, कब खाया है, लेकिन उस पर ध्यान बीजेपी का किसी भी या पार्टी के नेता का नहीं गया है। उन्होंने 8 तारीख को वीडियो जारी किया है, 8 तारीख को जो वो खाए हैं वो लोग, उस चीज़ को उन्होंने उसमें डाला है। लेकिन बीजेपी पार्टी के जितने भी तमाम नेता हैं, उनका सबका ध्यान जो था वो मछली पर गया, ना कि वो डेट पे गया, जबकि वो नवरात्र से पहले खाए हैं। तेजस्वी यादव ने जो बताया भी एक बयान में कि हमने चेक किया कि बीजेपी वालों का IQ लेवल कितना बढ़िया, क्योंकि वो लोग सिर्फ धर्म को टारगेट करते हैं, तारीख डेट को मेंशन ही नहीं किया उन लोगों ने। प्रायः देखा होगा कि हमारे सनातन धर्म में कोई भी अगर पर्व आता है, जैसे ये नवरात्रि है, उसके 2 दिन 4 दिन पहले मांसाहारी भोजन करने वाले भी प्राय छोड़ते हैं, आसपास का वातावरण ठीक होता है। और ये तो नियम है कि कोई भी पार्टी अपने पार्टी को ऊपर उठाने के लिए, ये कहा जाता है कि किसी तरह सोशल मीडिया से पोस्ट को लेकर के और उसको जनता में दे करके अपने पक्ष में मतदान करवाना। इसलिए बीजेपी की तो भाई अपने अपोजिशन को डिफेंड नहीं किया, ऑफेंस करने के लिए उसके अपना पक्ष रखे। डेट एक बार वो 9 तारीख की बात कर रहे हैं लोग, लेकिन वीडियो तो 8 तारीख का है। हम लोगों को डेट देखना चाहिए था कि नहीं? एक बार वो ठीक है, डेट देखना चाहिए, लेकिन सामने चुनाव है, हमें जनता को अपने पक्ष में करना है और उनकी गलतियों को, कमियों को हमें उछालना है। जनता तो आजकल पढ़ी लिखी है, सवाल जवाब कर रही है। आपको पता होगा कि आज जीताराम मांझी को एक सभा में बैठा कर उठा दिया गया, उनसे पूछा गया, उनसे कहा कि आपने क्या किया है, वो जवाब नहीं दे पाए, जनता को उन्हें हटा दिया गया। शेखपुरा में भी यही चीज़ हुआ है, वहाँ भी जो प्रतिनिधि थे उनको दौड़ाया गया, वहाँ से भगाया गया। जितने भी सांसद जा रहे हैं बीजेपी के, उनसे जनता सवाल कर रही है आपने 5 साल में क्या किया, जब वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। बात ठीक है, भगाया जा रहा है। यह जो चुनाव है ये राष्ट्रीय अस्मिता और अखंडता का चुनाव है, जो ये कोई क्षेत्रीय पार्टी का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टियों का चुनाव है। ये जितनी भी पार्टियां हैं ये क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर आती हैं, राष्ट्रीय मुद्दों को नहीं लेकर आती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जनता में जा रही है और अंततः इसी के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय मुद्दा दब जाते हैं और राष्ट्रीय मुद्दा आगे आकर के जीत उनको अवश्य प्राप्त होगी। जनता का साफ तौर पे आरोप है कि मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख रुपया देंगे, वो असफल रहे। हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष, उसमें असफल रहे। 2022 तक प्रत्येक गरीब व्यक्ति को पक्का मकान देंगे, इसमें भी वो असफल रहे। महंगाई को कम करने में, जिसको लेकर के जनता ने उन्हें चुना था, उसमें भी असफल रहे। इन सारी जो बैकबोन मानी जाती है, 4 मुद्दाएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर के भी सब में असफल रहे हैं। सिर्फ राम मंदिर बनवाए हैं और देश विदेश में जो दौरा कर रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जितनी भी आप बातें कर रहे हैं ना, जहाँ तक अपने रोजगार, बेरोजगारी या देने की बात, पक्के मकान के तो आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को देंगे 22 तक। प्रत्येक व्यक्ति मतलब 24 आ गया है अभी। प्रत्येक व्यक्ति मतलब क्या? जो व्यक्ति उनके मापदंड के अनुसार एक निर्धारण किया गया कि इतने से आय के से कम वाले को दिया जाएगा, तो उसको दे रहे हैं, उस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अगर इतनी ही गए तो हमारा जो इकोनॉमिक रेट है, जो आर्थिक दर है, किस तरह लगातार एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री के फोटो के साथ में पोस्टर जारी किया गया है कि इन्हें हमने पक्का मकान दिया है। जब मीडिया वाले वहाँ पहुँचते हैं, जब उन महिला से बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमसे बिना पूछे हमारा फोटो को छाप दिया गया है और ये झूठी खबर बीजेपी वाले फैला रहे हैं, हमारा जो मकान है हमने खुद से बनवाया है। तो ये आपको क्या लगता है, बीजेपी झूठा प्रचार करती है? नहीं, देखिए, हर पार्टी में अच्छे और बुरे लोग हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह से कुछ चलाने वाले लोग हैं जो कि उसके एक्टिव करते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि एक व्यक्ति के गलत काम के कारण पूरे बीजेपी है गलत है, एक व्यक्ति के किसी एक सरकारी कर्मचारी के गलत करें पूरी सरकार गलत है। पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करना। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी एक बड़ा छवि है और उनका साथ में फोटो लगा के हमने गरीबों को रोजगार भवन दिया है और इस पर कम से कम पूरा टीम को जांच करना चाहिए कि फोटो किसका है, क्या सही में घर दिया गया है कि नहीं, क्या बीजेपी वालों ने एक भी घर नहीं दिया है जिसका वो सही फोटो दिखा सके। देखिए, सच्चाई अगर वो फेक न्यूज है तो जो सोशल मीडिया पोस्ट है जो उनका तमाम चैनल ने चलाया, जी न्यूज आज तक सभी ने चलाया है कि यह गलती से इसलिए महिला का फोटो को यूज किया गया था। ठीक है, मैं मानता हूँ हुआ होगा, लेकिन कहीं ना उनकी सोशल मीडिया टीम है
उस पर एक्शन लेगी, उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उनका जो भी संकल्प पत्र है, जो की योजनाएं हैं, वो धरातल पर उतारना रहे हैं। और उतारने का ही परिणाम है कि तीसरी बार भी पूरे बहुमत के साथ सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं क्या है। इस बार 5 साल और अगर जनता ने मौका देती है तो क्या रोजगार पर वो बात कर पाएंगे, रोजगार को मतलब कि देंगे, महंगाई कम कर पाएंगे? जिस तरह उन्होंने बताया था कि हम डीजल पेट्रोल का दाम कम करेंगे, गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे, तो क्या लगता है कोई 5 साल देना चाहिए उनको? देखिए, जिस अंतराल में लोग तुलना कर रहे हैं, उस अंतराल में आपका सैलरी भी बढ़ी है, आपका इनकम भी बढ़ा है, उसको महंगाई हम नहीं कहेंगे। प्रोपोर्शनेट रेट में औसतन रूप में महंगाई बढ़ी है, इसलिए सब लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं और सरकार उस पर बड़ी बखूबी कार्रवाई कर रही है, कर भी रही है। जहाँ तक उन्होंने कहा कि 15 लाख की बात, 15 लाख का अर्थ नहीं है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आज देखिए, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, डिजिटल, ये सब आने से लोगों में सब बहुत कमी आई है। नहीं तो एक एक व्यक्ति 4-4 गैस सिलेंडर, 6-6 पासबुक, तमाम प्रकार की योजनाओं को गलत तरीके से उसका उपयोग करते थे। आज सरकार ने इसके ऊपर नकेल कसा है, जो कि आपके आधार कार्ड से जोड़ करके सारी आपके इनकम को, आपके ट्रांजैक्शन को, सब पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं कि नहीं आपके हिसाब से? पढ़े लिखे का अर्थ डिग्री कोई मापदंड नहीं होता है, व्यक्ति का अनुभव, व्यक्ति का ज्ञान। आपको क्या लगता है उनका जो शैक्षिक योग्यता है कहाँ तक होगा? देखिए, शैक्षिक योग्यता की तो मुझे विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि हमको डिग्री दिखाई नहीं गई, ना हमने देखने का प्रयास। अमित शाह ने डिग्री तो दिखाया है, एमए का, बीए का दिखाए होंगे, लेकिन उसमें कई लोगों का विरोध है कि ये सही नहीं है। प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि हमने हायर एजुकेशन नहीं लिया है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह दिखा रहे हैं कि उनका डिग्री है। तो या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं या तो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन झूठ बोल रहा है? अब ये हो सकता है, तो जांच का विषय है, या व्यक्तिगत उनके तो है कि वो स्वीकार करें, लेकिन उस व्यक्ति को जो अनुभव है सरकार चलाने का, देश चलाने का, आज भारत को उन्होंने विश्व के मानस पटल पर भारत को पुनः प्रतिष्ठापित किया है। और आज हमारा भारत सिरमौर बनकर, जिस क्षेत्र में सिरमौर बनकर आगे जा रहे हैं, आज हमारे यहाँ सारी सीमाएं सुरक्षित है। आज देखिए अफगानिस्तान की क्या हालत है, राष्ट्र में लोग जहाज के डैनों पर चढ़कर भागने के लिए, कम से कम देश हमारा सुरक्षित है, हम चैन की नींद सो रहे हैं। सीमाओं को लेकर के हम दूसरा वीडियो जारी करेंगे, जिसमें हम लोग आपसे कुछ चीन के ऐसे सीमा है जिस पर हम लोग बात करेंगे, जहाँ पर कि भारत का कब्जा था, आज वहाँ पर चीन का है। लेकिन आपसे लास्ट मेरा सवाल होगा, क्या नीतीश कुमार को इलाज की जरूरत है? मानसिक तौर पर क्या वो बीमार है? देखिए, मानसिक तौर पे तो बीमार नहीं है, लेकिन उन्होंने विगत वर्षों में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण कभी कभी उनके जो स्टेटमेंट आते हैं वो वातावरण, जनता के और जनता को ध्यान में रखकर नहीं होता। लेकिन कोई जरूरी नहीं घर का एक व्यक्ति या अन्य सदस्य कुछ बात को देते हैं, उसी को हैं, अन्य जो आसपास लोग हैं, जो पार्टियों से जुड़ी हुई हैं, उन पर ध्यान रख रही हैं और उनको समय समय पर उचित मार्गदर्शन। चिराग पासवान ने आरोप लगाया था कि वो मानसिक रूप से बीमार है, अगर वो नहीं उनका इलाज होता है तो केंद्र सरकार से वो गुजारिश कर रहे थे कि उनका इलाज करवाना चाहिए। और आज जब उनके साथ में आ गए हैं, एनडीए में आ गए हैं, तो वो एकदम बिल्कुल खामोश है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि पार्टियां जब तक विपक्ष में रहती एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती हैं, लेकिन जब वो सत्ता में उनके साथ आती हैं तो कदम से कदम मिला करके जनमत को संग्रह करने के लिए, अपने पक्ष में करने के लिए कहना पड़ता है, क्योंकि ये साथ में है। और साथ में ठीक है, मानसिक इलाज की बात अब बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि दिवालिया हो चुके हैं, ये पलटूराम है, लेकिन पलटूराम तो हैं, वो हमेशा पलटते हैं, स्वाभाविक है। अधिकांश राजनीतिक पार्टियां बदल रही हैं, आज इधर से उधर पाले बदल रही हैं। कई कांग्रेस के ऐसे दिग्गज हैं जो फिलहाल आ गए, वल्लभ पंत से लेकर के आप संजय निरुपम को देखिए, ये प्रखर कांग्रेस के नेता हैं। उनके अंदर क्या परिवर्तन है? क्यों? क्योंकि उनकी लीडरशिप क्वालिटी, जो नेतृत्व क्षमता है पार्टी की, वो एक दिशा की ओर नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक दिशा तय है कि देश किधर जा रहा है। ये प्रधानमंत्री का एक सबसे बड़ा योगदान है। महंगाई, चलिए ठीक है, इनके साथ हम एक और वीडियो बनाएंगे, इसमें हम लोग और कुछ सवाल लेंगे। हमने जो सवाल किया है, इन्होंने अपना जवाब दिया, अपना पक्ष रखा है। आप इनके जवाबों से कितना संतुष्ट है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी यहाँ बुलाने के लिए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।